जैसे नॉर्थ कोरिया में करता है तानाशाही, इस तरीके से बंगाल में भी तानाशाही कर रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ खेला हौबे का नारा देने वाली ममता बनर्जी के राज्य बंगाल ने आज फिर हिंसा देखी। ये हिंसा हुई बीजेपी के नबन्ना अभियान में। बीजेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बंगाल सेक्रेटेरिएट को घेरने का मार्च निकाला था। इस अभियान को रोकने के लिए ममता बनर्जी की पुलिस ने ताकत झोंक दी थी, तो बीजेपी ने पूरे बंगाल से अपने कार्यकर्ता बुला लिए थे। आज हुई हिंसा का जिम्मेदार कौन है, इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। सवाल पब्लिक का आज ये है कि आखिर क्यों ममता के बंगाल में ही विपक्ष का हर अभियान हिंसा की भेंट चढ़ता है। ममता जो खुद को लोकतंत्र की रक्षक बताती हैं, क्या उन्होंने लोकतंत्र के अधिकारों को सिलेक्टिव बना दिया है, इसलिए राजनीतिक लड़ाई हिंसक हो गई है? और क्या आज हुई हिंसा बंगाल में 2024 के चुनाव का ट्रेलर है? यही है आज पब्लिक का सवाल। मई 2021 में हार के बाद बीजेपी ने बंगाल में आज सबसे बड़ा मार्च निकाला था, लेकिन राजनीतिक अभियान हिंसा में कैसे बदला, इसको पहले बीजेपी के दावों से समझने की कोशिश कीजिए। ये वीडियो बंगाल विधानसभा में के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने जारी किया है। उनका दावा है कि झारग्राम पुलिस स्टेशन के इंचार्ज विप्लव कर्माकर ने सिविल कपड़ों में सर्विस रिवॉल्वर लहराई ताकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को डराया जा सके। शुवेंदु अधिकारी ने एक और वीडियो भी ट्वीट किया है, जिसमें वर्दी में मौजूद सुरक्षा बल ताकत का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालविया ने कोलकाता में वीडियो पोस्ट करके दावा किया है कि महिला कार्यकर्ताओं को मेल पुलिस कांस्टेबल ममता के निर्देश पर बेरहमी से पीट रहे हैं। उन्होंने महिला आयोग से दखल की मांग की, जिसके बाद महिला आयोग ने एक चिट्ठी भी लिखी है। बीजेपी के नेताओं की ओर से पत्रकार और वरिष्ठ बीजेपी नेता स्वपन दास गुप्ता की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर डाली जा रही है और दावा किया जा रहा है कि उनके ऊपर बर्बरता की गई। बंगाल में हुई हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने बंगाल के डीजीपी और गृह सचिव से 19 सितंबर तक रिपोर्ट देने का आदेश दिया है, लेकिन बंगाल की हिंसा पर बीजेपी के आरोपों के उलट तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ और फिर उसके जलाने की ये तस्वीरें भी आई हैं। इसमें बीजेपी का झंडा, बैनर लिए लोग हिंसा करते नजर आ रहे हैं। हिंसा की तस्वीरों पर तृणमूल कांग्रेस के ट्वीट में कहा गया है कि चश्मदीदों के मुताबिक लाठी और बीजेपी का झंडा लिए लोगों ने पथराव किया और पुलिस की गाड़ियां जला दी। टीएमसी ने सवाल पूछा है कि क्या ये पीसफुल प्रोटेस्ट है? क्या पुलिस की गाड़ियों को आग लगाना विरोध है? हिंसा का कसूरवार कौन है? ये सवाल अहम है, लेकिन ये सवाल भी उतना ही अहम है कि ममता के राज में क्या विपक्ष को वो डेमोक्रेटिक स्पेस मिलता है, विरोध का वो अधिकार हासिल है? विपक्ष की आवाज को सुनने की वो ताकत सरकार में है, जिसकी चैंपियन दिल्ली में खुद ममता बनर्जी बनती हैं। बीजेपी के नबन्ना अभियान को रोकने के लिए किया गया इंतजाम देखिए। बैरिकेडिंग को परमानेंटली वेल्डिंग से फिक्स कर दिया गया है और ये वीडियोस बीजेपी ने ममता सरकार की तुलना हिटलर से लेकर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन से भी कर दी। सुनिए शुवेंदु अधिकारी का ये बयान। জনতা দেখুক বাংলায় বিরোধী দলনেতার সঙ্গে কি আচরণ করছে। ভয় পেয়েছে মমতা, ভয় পেয়েছে মমতা। সুদে আসলে ममता जी का साथ आदमी नहीं है, बंगाल का जनता नहीं है, इसलिए जैसे नॉर्थ कोरिया में करता है तानाशाही, इस तरीके से बंगाल में भी तानाशाही कर रहा है। इस तरीके से
जैसे ऑपोजिशन को रोका जाए। पुलिस का एटीट्यूड बहुत खराब है। जो पुलिस काल से आज तक ये सब काम किया उसको भुगतना पड़ेगा। ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के बयान राजनीतिक मकसद से हो सकते हैं, लेकिन इस सच्चाई से कौन इनकार कर सकता है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा की संस्कृति रही है। याद कीजिए, मई 2021 में बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद की हिंसा, इस हिंसा को झुटलाने की कोशिश हुई थी। बंगाल डीजीपी की रिपोर्ट में रेप की घटनाएं होने तक से इनकार किया गया था, लेकिन एनएचआरसी की रिपोर्ट के आधार पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने पोस्ट पोल वायलेंस की जांच सीबीआई को सौंपी थी। सीबीआई ने इस मामले में 58 केस दर्ज किए हैं। सीबीआई को एनएचआरसी से रेप समेत सेक्सुअल असॉल्ट के 29 शिकायतें मिली, जिनके आधार पर जांच चल रही है। बंगाल में इस पोस्ट पोल वायलेंस से पहले भी हर एक चुनावी अभियान के दौरान हिंसा हुई है। बीजेपी ने कई बार दावा किया है कि उसके कार्यकर्ताओं को हिंसा में मारा गया है। राजनीतिक हत्याओं का आरोप तृणमूल कांग्रेस ने भी बीजेपी के ऊपर लगाया है, लेकिन सवाल उस मां माटी मानुष का है जिसको बचाने का दम भरकर ममता बनर्जी ने 34 साल के लेफ्ट शासन को बंगाल से उखाड़ फेंका था। बीते 11 सालों में बंगाल में राजनीति का खूनी चरित्र भले ना बदला हो, लेकिन ममता 2024 में मोदी सरकार को बदल देने का दावा जरूर करती हैं। सुनिए पिछले हफ्ते ममता बनर्जी ने क्या कहा। 2024 एमन खेला खेलबो, बीजेपी बाबूरा बुझते पारबेन खेलार नाम बाबाजी ना बापूजी की बोले बाबाजी, खेलार नाम बाबाजी। ওই খেলাটা হবে আর খেলাটা বাংলা থেকেই তৈরি হবে। এখন তো আমরা একসাথে, ওদিকে নীতিশজি আছে, ওদিকে অখিলেশ আছে, ওদিকে হেমন্ত আছে, ওদিকে আমি আছি, ওদিকে আমাদের বন্ধুরা আছে, সর্বত্র আছি আমরা, সব এক হয়ে যাবে দেখবেন। मोदी सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी का ये आक्रोश ऐसे समय पर है जब ममता की करीबियों पर सीबीआई और ईडी की जांच का शिकंजा कस रहा है। ममता सरकार में मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी को टीचर भर्ती घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में ईडी ने 52 करोड़ नकद बरामद किए उनके एक करीबी से। कोल स्कैम में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ईडी के रडार पर हैं। अगस्त में तृणमूल कांग्रेस नेता अनुव्रत मंडल को कैटल स्मगलिंग के आरोपों में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी जैसे तृणमूल कांग्रेस के नेता भी नारदा स्कैम के आरोपी हैं और हाल ही में एक और ऐसे छापे में ईडी को 17 करोड़ मिले, जो एक तृणमूल के स्ट्रॉन्ग होल्ड का इलाका माना जाता है। तो आज सवाल पब्लिक का उठता है कि क्या ममता राज में विरोध के अधिकार को लाठी की ताकत से दबाया जा रहा है। सवाल नंबर 2, बंगाल में राजनीतिक लड़ाई का मतलब राजनीतिक हिंसा क्यों है। सवाल नंबर 3, 2024 में ममता का खेला हॉबे का नारा क्या हिंसा की आशंका पैदा करता है। आज यही है पब्लिक के सवाल। और पब्लिक एक और सवाल पूछ रही है, क्या ममता अपने करीबियों पर जांच के शिकंजे से घिर चुकी है, शायद इसीलिए ये रिएक्शन आ रहा है। आज ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। और मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि आज की बहस शुरू करें उससे पहले आपको तृणमूल कांग्रेस के विरोध की ये पुरानी तस्वीर दिखाना चाहती हूं। ये दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस का विरोध है जो मोदी सरकार के खिलाफ है। लेकिन क्या लोकतंत्र का ये अधिकार सिर्फ दिल्ली में लागू हो सकता है? क्या बंगाल में विपक्ष प्रदर्शन करेगा तो पुलिस की लाठी चलेगी? ये सवाल है और आइए इन सवालों के जवाब हम मांगते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज शो पर शिशिर बजोरिया, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुहेल सेठ मार्केटिंग गुरु हैं, अवनीजेश अवस्थी राजनीतिक विशेषज्ञ मेरे साथ स्टूडियो में है, कपिल मदान राजनीतिक विशेषज्ञ कांग्रेस के करीबी माने जाते हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल रीजू दत्ता तृणमूल कांग्रेस स्पोक्सपर्सन से। रीजू दत्ता जी,
ये तस्वीरें हमने दिखाई। पार्लियामेंट के बाहर आप भी बैठकर विरोध करते हैं, जबकि राज्यसभा और लोकसभा में हर बार हर सेशन से पहले ये निकलते हैं रूल्स में कि आप कहीं पर विरोध धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। आप करते हैं, आपको करने दिया जाता है। आज अगर बंगाल में विरोध पर विपक्ष निकला है, जो विपक्ष में बीजेपी है, तो आज किस तरह से धुएंधार लाठीबाज हुई है, वहां वाटर कैनन्स चले हैं, टीयर गैस चली है। मैं पूछना चाहती हूं रिजू दत्ता, क्या ये सिर्फ बीजेपी के ऊपर लाठी है या लोकतंत्र पर लाठी मारी है आज? थैंक यू नविका जी, शुक्रिया, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। देखिए, ये जो आज बीजेपी का नवन्य अभियान हुआ या नवन्य पिकनिक हुआ, जो भी हुआ, इसका तैयारी तो ये लोग 2 हफ्ते से कर रहे हैं। 3 दिन से इन लोगों ने पूरी तैयारी की, 12 करोड़ रुपए खर्चा किए और कुछ दंगाइयों को लेके आए कलकत्ता में। क्या हुआ? पूरा फ्लॉप शो। आज आपने देखा सुबह से लेके दिलीप घोष कहीं पे है, सुकांत मजुमदार कहीं पे है, शुभेंदु अधिकारी तो घर से नहीं निकला जो नेता प्रतिपक्ष है, और जब वो निकले तब वो डोंट टच माई बॉडी कह के पुलिस की गाड़ी में बैठ के चुप से पुलिस हेडक्वार्टर में जाके बैठ गए। और उसके बाद क्या हुआ? बीजेपी के जो सो कॉल्ड कार्यकर्ता है, उन्होंने पथराव किए, उन्होंने संपत्ति, सरकारी और आम जनता की संपत्तियों का तोड़फोड़ किया, पुलिस की गाड़ी में आग लगाए, उन्होंने पुलिस की कियोस्क को तोड़ा और पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी पीटा। और उसके बाद अगर पश्चिम बंगाल पुलिस कानून व्यवस्था को बचाने के लिए अगर आपको दौड़ाएंगे, अगर आप पे लाठीचार्ज होगा और अगर आप जेल जाएंगे, तो ये कोई मतलब ये कोई किसी की तरफबाजी नहीं हो रहा है, ये पुलिस अपनी काम कर रही है। और मैं आखिर में आपको बता दूं, ये जो बीजेपी ने आज किया है, ये पूरी बंगाल की जनता ने देखा है। नेशनल मीडिया हो, रीजनल मीडिया हो, किसने पथराव किए, किसने गाड़ी में आग लगाया, किसने झमेला शुरू किया, किसने पुलिस को मारा, सब देखा है। तो इसमें कोई छुपाने का बात नहीं है। ये दंगा और पथरावबाज की पार्टी है। ये लोग आज एक सर्कस किया है, वो खत्म हो गया। चलिए आपको विपक्ष का धरना प्रदर्शन सर्कस लगता है? आपको लगता है कि लोकतंत्र की जो सेवियर हैं ममता बनर्जी, उन्होंने लाठीचार्ज करवाया या वाटर कैनन करवाया तो अच्छा किया, यही कानून व्यवस्था में होना चाहिए? तो मैं पूछना चाहती हूँ शिशिर बजोरिया जी से। शिशिर बजोरिया जी, तो फिर आज आप दंगाई लेकर पहुंच गए थे, आपके पास लोग नहीं थे, क्योंकि लोग बार बार कह रहे हैं कि आपके पास लोग नहीं थे, आपके कार्यकर्ता जुट नहीं पाए, इसीलिए इस तरह की आपने वहां पर हालात किए कि आप बोलने लगे कि पुलिस मार रही है। ये तमाम आरोप लग रहे हैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आपके ऊपर। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इस बीच में जो मुद्दा था करप्शन का, वो कहां चला गया? नाविका जी, मेरे भाई तृणमूल के प्रवक्ता रिजू बाबू ने जो कहा, उनके अपने बातों में विरोधाभास देख लीजिए। एक तो पहले बोला बीजेपी से कोई आया ही नहीं, फ्लॉप शो था, कि हमारे कौन सा लीडर कहां था, किधर था। ये जो शुभेंदु अधिकारी जी जो नेता प्रतिपक्ष का बोले कि टू टच मी नॉट, रिजू बाबू आपको यदि पता नहीं हो तो सुन लीजिए मेरे मुख से बहुत स्पष्ट शब्दों में। एक महिला पुलिस को खड़ा किया गया उनके बगल में, जहां केवल पुरुष थे, एक महिला पुलिस को खड़ा किया गया। वो बोली है कि जब वो उनके शरीर पे हाथ लगा रही थी तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा डू नॉट टच मी, डू नॉट टच मी। ये एक षड्यंत्र था रिजू बाबू, ये एक षड्यंत्र था, आप पकड़े गए। अब आइए आज का जो पुलिस व्यवस्था, तो यदि हम लोग का कोई आदमी नहीं था, कुछ नहीं था, फ्लॉप शो था, तो इतने हजारों हजार पुलिस, वाटर कैनन, टियर गैस, वज्र और जो स्टील के बैरिकेड, उसको जमीन में ग्राउट कर दिया गया। नाविका जी, जमीन में सड़क खोद के ग्राउट किया गया। ये भी फोटो है। हमारे पूर्व डिप्टी मेयर कलकत्ता के, उनको एक पुरुष पुलिस मारता हुआ पकड़ा गया। पुरुष पुलिस, डिप्टी मेयर मीना देवी पुरोहित को, महिला जी को। ये जो बोल रहे हैं बार बार, हाँ ये बात है कि ये आपका सवाल बहुत सही है कि जो करप्शन 77 करोड़ रुपयों का पहाड़, शायद नाविका जी ये पूरे अपने देश में ऐसा कोई रुपयों का तो पहाड़ देखा नहीं है कहीं।
जो यहाँ हुआ, इसी के लिए हम लोग प्रतिवाद कर रहे थे। इसी प्रतिवाद को रोकने के लिए मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है, यदि हमारा जुलूस नवन्ना पहुंचने देते, क्या होता? हम एक प्रतिवाद पत्र देते, क्या उसमें महाभारत अशुद्ध हो जाता? इनका महाभारत जरूर सही अशुद्ध हो जाता। सही सही सवाल है। और 60 सेकंड आपके खत्म हो गए हैं। मैं अब सुहेल सेठ जी को आमंत्रित करती हूँ। और सुहेल सेठ जी, मैं पूछना चाहती हूँ, लोकतंत्र में अगर धरना, प्रदर्शन या प्रोटेस्ट मार्च हो अप टू द सेक्रेटेरिएट, ये आए दिन होता रहता है, हर राज्य में ये होता है और विपक्ष ऐसा करता है। मैं पूछना चाहती हूं कि आज कलकत्ता में ऐसी क्या बात हुई कि इतनी हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं? और अभी नहीं, सुबह से आ रही हैं ये तस्वीरें। कभी वाटर कैनन हो रहा है, कभी लाठी मारा जा रहा है, कभी रायट पुलिस खड़ी है। और बैरिकेड की तस्वीरें अगर सही है जो बीजेपी ने ट्वीट की है, तो वो बैरिकेड जो हैं वो वेल्डिंग करके जोड़े जा रहे हैं सड़क से। मैं पूछना चाहती हूं, ममता बनर्जी कहती हैं कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। आज सवाल ये उठकर आता है कि लोकतंत्र को बचाया किसने और खत्म किसने किया? हिटलर मोदी है या ममता? मैं तो बड़ा दुखी हूं क्योंकि मैं कलकत्ते का हूं और ये जो आज दृश्य देखने को मिला, ये बहुत ही दुखद दृश्य है और ये होना नहीं चाहिए। और यहाँ पे दोनों पार्टीज आर टू ब्लेम। एक तो अगर आप नबन्ना सेक्रेटेरिएट के ऊपर अगर आप हावी पड़ेंगे या अपने प्रोटेस्ट लेके जाएंगे, और देखिए नाविका जी, ममता बनर्जी का जो बिहेवियर है, पोस्ट पोल वायलेंस में भी टीएमसी के कार्डर्स ने, या पता नहीं टीएमसी के कार्डर्स शायद नहीं होंगे, गुंडे होंगे, जो भी है, वहां पे जो हम हिंसा देख रहे हैं, ये हिंसा अभी की नहीं है। ममता बनर्जी को भी कम्युनिस्ट ने सर पर मारा था, एक बहुत ही बुरी हालत की थी उनकी, बहुत बहुत साल पहले, 20-25 साल पहले शायद। और उसके बाद हमने नंदीग्राम में देखा, सिंगूर में देखा। और हैरानी ये है कि वो प्रांत टैगोर का प्रांत है, वो प्रांत एक लिटरेरी प्रांत है। वहां पे लोग अड्डा करते हैं, मारते पीटते नहीं हैं। जो आज हम दृश्य देख रहे हैं वो बहुत ही दुखद है। और मैं समझता हूं कि जैसे आपने सही कहा कि अगर हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, अगर विश्वास करते हैं, तो प्रोटेस्ट करने दीजिए। पर एक बात है, इन दोनों पार्टीज की वजह से पिसता है कौन है? वो कॉमन मैन पिसता है, जिसका जो डेली वेजर है वो पिसता है। वो ऑफिस नहीं जा पाएगा, बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। और ये हमने बार बार देखा है। जो और भी दुखद बात है, आपने वहां देखा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था थी, वो एकदम वायलेंट ब्रूटल व्यवस्था थी। वो व्यवस्था कंट्रोल की नहीं थी, वो व्यवस्था इट वाज टू एक्चुअली हर्ट पीपल। तो मैं समझता हूँ इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी नियत चाहिए। का पता और शायद इस लफ्ज में है, इस वाक्य में है जो आपने कहा सुहेल सेठ। और मैं अवनीजेश अवस्थी जी से पूछना चाहती हूँ। अवनीजेश अवस्थी जी, बहुत अहम वाक्य बोला है सुहेल सेठ जी ने, और उन्होंने कहा है ये पुलिस की जो व्यवस्था थी वहां कंट्रोल की नहीं थी, ये किसी ना किसी को चोट पहुंचाने की थी। और चोट जिस तरह से वो वहां पर लाठियों से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और कितना ही वाटर कैनन हमने आज चलते हुए पूरा दिन दृश्यों में देखा है। किस लिए? क्योंकि विपक्ष सवाल पूछ रहा है उन पहाड़, उन ढेरों रुपयों के पहाड़ जो मिले थे। और हमने लिस्ट गिना दी है जो मंत्रियों पर आरोप है, कुछ जेल में है, कुछ बाहर है, कुछ तफ्तीशें चल रही हैं। लेकिन ये पैसे, ये जो नजारे हैं, और मैं अपने डायरेक्टर से दरखास्त करूंगी कि वो पैसे जो निकले थे वो जरूर दिखाएं स्क्रीन पर, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है इस बात पे कि इस करप्शन जो है ये सबसे बड़ा इन्फ्लेशन है, इस करप्शन पे कौन जवाब देगा? ये जवाब लेने के लिए अगर विपक्ष कोई वहां पर प्रदर्शन करता है तो क्या उसके साथ ये सलूक होना चाहिए? नाविका जी, सुहेल सेठ ने बिल्कुल सही कहा। मैं कहने वाला था, अगर मुझे मौका मिलता पहले, कि राइटर्स बिल्डिंग में बाल पकड़ करके जब ममता बनर्जी को खींच करके जिस तरीके से मारा जाता था जब भी वो वहाँ पहुँचती थी, और वो कहती थी कि मेरे शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें चोट ना लगी, और वो सच है। 30 साल तक शासन किया, किसी को उम्मीद नहीं थी
कि वाम शासन वहाँ से हट सकता है, हटा ना। आज आप कह लीजिए कि ममता को हराना नामुमकिन है, रिजू दत्ता कह लें। अगर आप उस समय के किसी वाम नेता का देखेंगे तो आज बिल्कुल वही शब्द है जो रिजू दत्ता आज बोल रहे हैं। इसलिए किसी भ्रम में ना रहे, किसी अहंकार में ना रहें, किसी भी अहंकार में ना रहें। एक बात समझ लीजिए, जिस सरकार के मंत्री के घर से 52 करोड़ रुपए निकले हों, वो सरकार अपने आप को ईमानदार कह सकती है? उसकी जुबान नहीं लड़खड़ाती है कहते हुए? अगर ये किसी भाजपा शासित प्रदेश में किसी मंत्री के घर से निकलते हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? क्या प्रतिक्रिया होती? आप कहते हैं अघोषित आपातकाल है ये आपातकाल। वहां पर बिहार में एक पुलिस वाला राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए लड़के को मार रहा है बुरी तरीके से, वो वहां पर कोई संविधान खतरे में नहीं है, लोकतंत्र खतरे में नहीं है। बंगाल में कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं है, पेड़ों पर लटका दिया जाता है मार करके। खतरा वहां होता है जहां पर कहीं इस तरीके की घटना नहीं है। दिल्ली में शाहीन बाग रहा, किसान बैठे रहे, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। यह है असलियत, ये देश की जनता देख रही है, किसी भ्रम में मत रहना। बंगाल की जनता भी वही देख रही है। कपिल मदान, हालांकि कांग्रेस की प्रेजेंस वहां जीरो है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं क्या विपक्ष अपना काम बंगाल में कर सकता है? क्योंकि यही इल्जाम लगाया जाता है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या आज जो नजारे नजर आ रहे हैं बंगाल की धरती से, क्या ये नजारे अगर दिल्ली में नजर आए हुए होते तो आप लोग सब सड़कों पे नहीं निकले होते? क्या इसे हिटलर राज नहीं कहा होता? आज अगर बंगाल में हो रहा है तो चुप्पी क्यों? नाविका जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं, आप बोलें। नाविका जी, पहली चीज, हम लोग सारे पैनलिस्ट इस बात से यहाँ पे सब लोग अग्री करते हैं कि राजनीतिक विरोध का होना किसी भी स्वस्थ लोकतांत्रिक ढांचे की निशानी है। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई डिसएग्रीमेंट हो नहीं सकता। अब यहाँ पे बात हो रही है कि आपने बहुत सही बोला कि अगर लोकतंत्र में प्रोटेस्ट नहीं होगा, लोकतंत्र में अगर राजनीतिक विरोध नहीं होगा तो कहाँ होगा? आपने बात करी कि वहां पे बैरिकेड्स लगा दिए गए, तो मैं आपको कुछ 1 साल पहले ले जाता हूं। सिमिलर सिचुएशन हुई जब किसान आंदोलन हुआ। किसान आ रहे थे पंजाब से दिल्ली, आपने भी देखा, हमने भी देखा, और आपके चैनल पे हमने डिबेट भी करी। इतनी मोटी मोटी कीलें लगाई गई ताकि किसानों के ट्रैक्टर्स बैरिकेड्स को क्रॉस ना कर पाए। किसानों पे ऊपर लाठीचार्ज हुए, किसानों के ऊपर वाटर कैनन हुए। तो ये दोहरे मापदंड क्यों? अगर तो बीजेपी के अगर अगेंस्ट में कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई अपनी आवाज उठा रहा है, कोई भी अपना व्यू उठा रहा है, तो उनको ये बोल दिया जाता है कि ये एंटी नेशनल है, ये खालिस्तानी है, और हर तरीके के एलिगेशन उन पर लगा दिए जाते हैं। अब अगर बीजेपी नहीं तो आप चाहते थे कि रास्ते खोल दिए जाते, सिक्योरिटी जो रिपब्लिक डे परेड की थी उसको ताक पे लगा दिया जाता, किसी ने मारा किसी को, ट्रैक्टर लेकर वो राजपथ पे जाना चाहते थे, वो जाने दिया जाता। यू नो, आप प्लीज आप कंपेयर मत करिए, आप कंपेयर मत करिए एप्पल्स और ऑरेंजेस को। मैं ये कहना चाहती हूँ प्रोटेस्ट वहां पर किसान कर रहे थे, यहां पर बीजेपी जो ऑफिशियल पार्टी है और जो ऑफिशियल लीडर्स हैं लेजिस्लेचर के, वो कर रहे हैं, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हो रहा है। रिजू दत्ता जी, सवाल सिर्फ ये है कि हिंसा अब भी बंगाल में उसी तरह है जिस तरह से वामपंथियों के जमाने में हुआ करती थी, और इस हिंसा के लिए कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये आपको बताना पड़ेगा। जवाबदेही आपकी है, क्योंकि पोस्ट पोल वायलेंस पे आपके डीजीपी पकड़े गए थे हाई कोर्ट में, जब हाई कोर्ट ने कहा कि कई केसेस में रजिस्टर भी नहीं की गई थी कंप्लेंट्स, रेप में, सेक्सुअल असॉल्ट में, और तमाम जगह जहां वायलेंस हुआ था। मैं पूछना चाहती हूं क्यों हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए नाविका जी, जो आपने कहा, मैं आपसे पहला सवाल करता हूं, आप जवाब मुझे बाद में दीजिएगा कि आप अगर उस दिन किसान को रोका गया था, क्या आप लोग चाहते हैं कि आज भी पूरा खोल दे ताकि सेक्रेटेरिएट जो 144 धारा में आता है उसको तोड़ दे? ये दंगाई? पहला क्वेश्चन, बाद में जवाब दीजिएगा। दूसरी बात, मेरा सवाल है बीजेपी और शिशिर जी से, क्या उनके कोई भी वरिष्ठ नेता को एक खरोच भी आया? नहीं आया।
किसी को कुछ नहीं हुआ। ये कैमरा जिन्हीं लोग हैं, ये लोग गए, फोटो खिंचवाए और नेता प्रतिपक्ष तो सारा दिन अंदर बैठ के चाय पी रहे थे लाल बाजार में, पुलिस हेडक्वार्टर में। और दूसरी बात, ये जो अवनीश जी बोल रहे थे, बंगाल की इतिहास में विरोधी नेता प्रतिपक्ष ममता बनर्जी कैसी थी उसका इतिहास गवाह है। आज एक नेता प्रतिपक्ष का दृश्य पूरा देश ने देखा जहां पर वो आंदोलन से पहले कह रहे हैं डोंट टच माय बॉडी, बोल के गाड़ी में बैठ के कायर की तरह चंपट ले लिए वहां से। तो ये है तो बंगाल की जनता ने देखा। और अभिषेक जी मैं आपको ओपन बोल रहा हूं, लेडीज पुलिस से बदतमीजी कर रहे हैं, ममता बनर्जी लेडीज पुलिस से महिला पुलिस से बदतमीजी कर रहे हैं ताकि आप ये कर पाते, आपको ओपन आप ये कर पाते, बनर्जी को हराना बंगाल की जनता हिसाब किताब करेगी आपका, सेव कर लीजिए, ये करेगी बात बंगाल की जनता। देर है अंधेर नहीं, रख लीजिए अवनीश जी, देर है अंधेर नहीं। बीजेपी सीपीएम और कांग्रेस मिलकर भी ममता बनर्जी को बंगाल में नहीं हरा सकते। मैंने कहा ना, क्योंकि जनता हमारे साथ है, इन दंगाइयों के साथ नहीं है। सीपीएम भी यही कहती थी कि हमें कोई हरा नहीं सकता। सुहेल सेठ अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। सुहेल सेठ, एक सवाल का जवाब नहीं दिया रिजू दत्ता ने, जो सवाल का जवाब चाहिए पूरे देश के दर्शकों को, वो ये पूछ रहे हैं हिटलर कौन, ममता या मोदी? आप तो रोज सुबह उठ के मोदी को हिटलर कहते हैं, तो आज बंगाल में कौन हिटलर था? कुछ नहीं, जो सरकारी संपत्ति तोड़ेगा मैं उनकी हिटलर कह के तौहीन नहीं करूंगा, क्योंकि हिटलर ने कुछ ज्यादा ही कुछ किया था। पर आपका प्रश्न मैं जानता हूं कहां पे एंगल्ड है और वो सही है। मुझे दुख इस बात का है कि अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज और मेरा दोस्त रिजू अभी भी इस व्यवस्था को डिफेंड कर रहा है। दिस इज एन इनडिफेंसिबल कमेंट। क्योंकि बीजेपी ने किया उसका मतलब तृणमूल करेगी, वो एक गलत बात है। क्योंकि आप हर वक्त बोलते हो कि आप अलग हो बीजेपी से, नंबर 1। नंबर 2, तो आज हमने देखा ये हिंसा पहली बार नहीं हुई तृणमूल के राज्य में। तृणमूल के राज्य में पोस्ट पोल वायलेंस भी हमने देखी, उसके लिए कोई अपॉलॉजी नहीं थी, किसी ने माफी नहीं मांगी, किसी ने नहीं कहा। हर वक्त ये व्हाट अबाउट री, क्योंकि बीजेपी ने किया तब हमें करना चाहिए, ये कौन सा लॉजिक? सही कहा आपने। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ दिलीप घोष जुड़ रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं बीजेपी के बंगाल में, दिलीप घोष जी। दिलीप घोष जी नमस्कार। और रिजू दत्ता जी यहाँ कह रहे हैं कि डोंट टच माय बॉडी कहकर शुभेंदु अधिकारी गाड़ी में बैठ गए, कोई वहां प्रोटेस्ट उन्होंने किया नहीं, और बाकी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं बंगाल की, ये सब तमाशा है, ड्रामा है। जवाब दीजिए। देखिए, शुभेंदु अधिकारी विपक्ष के नेता है, विधानसभा में हमारे नेता है, मुख्यमंत्री के बाद उन्हीं का ही जगह बनता है, सम्मान भी होता है। वो प्रोग्राम में जाते थे, उनको रोका गया और महिला पुलिस से उनको रोका गया, इसीलिए बार बार वो बोल रहे थे डोंट टच माय बॉडी। ये कौन किस ढंग का पुलिस की कार्रवाई है? और विपक्ष के नेता को अरेस्ट भी कर लेते हैं, कोर्ट के डिसीजन के विपक्ष में है। और एक कौन सा सम्मान है प्रतिपक्ष में, प्रतिपक्ष को लोकतंत्र में? इसका भी जवाब दें। तो क्या करना था उनको? मारपीट करना था महिलाओं के साथ क्या? दिलीप दा, क्या मैं आपसे 2 सवाल कर सकता हूं बड़ी विनम्रता से? मैं रिजू दत्ता बोल रहा हूं तृणमूल के पक्ष से। बोलूं दादा। दिलीप दा, पहला सवाल, आज आपने इतना अच्छा जुलूस निकाला, आपके साथ सारे कार्यकर्ता थे, ये हमने भी देखा, बट नेता प्रतिपक्ष जिस चेयर पे बैठे हैं, जिनको आपने लिया था विधानसभा से पहले, वो तो आंदोलन छोड़ के भाग गए कायर की तरह। आप और सुकांत होदा लड़ाई करते गए, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बात दिलीप दा, कि अगर आपको लगता है कि पुलिस की गाड़ी जलाना गलत है और जिन्होंने दंगाई करके कियोस्क को तोड़ा, एसीपी को पीटा, और आप भी सोचते हैं उत्तर प्रदेश की तरह बंगाल में उन दंगाइयों को घरों में बुलडोजर चलने चाहिए? क्योंकि दंगाई तो किसी पार्टी के नहीं होते। क्या बुलडोजर की समर्थन करेंगे दिलीप दा? दिलीप घोष जी जवाब दीजिए। 500 करोड़ जो लूट करके बैठा है वो आपका पार्टी का वीर पुत्र हो सकता है? ये बंगाल का कल्चर है क्या? मैं सुन रहा था सुबह से, आप बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहे थे। 1200 रुपया देके एक आदमी लाया गया, बेवकूफ समझे हैं लोग क्या आपके जैसा? 1200 रुपया देके लोग आते हैं बंगाल में, मुढ़ी खा के हमारे कार्यकर्ता पंथा खा के आते हैं। टीएमसी नहीं है, गोल माफिया का, गाय माफिया का, उसका पैसा से पार्टी चलेगा। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से काम करता है, मिशन लेके काम करता है। मैं किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए आया हूँ, पब्लिक सर्टिफिकेट देगा, आपको भी देगा, मेरे को भी और किसी को भी, उसका सामना करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री भाग गए क्यों? अगर आपका हमारे पास आदमी नहीं, कुछ नहीं है, बैठते आराम से वहां, देखते क्या क्या करता।
इसीलिए राजनीति करने आए हैं, लोगों का सामना करिए, भागने से नहीं होता है। पुलिस से राजनीति थोड़ी देर चल सकता है। मुलायम सिंह जी ने राम मंदिर, सुनिए धीरज रखिए, बहुत फालतू बकते हैं आप। बोलिए आंदोलन में दुकान से निकाल। अरे दिलीप दा, आप तो बीजेपी के असली नेता हैं, ये तो हम भी मानते हैं, आप असली नेता हैं। आप असली नेता नकली नेता का चयन करने नहीं आए हैं रिजू दत्ता जी, सवालों का जवाब दीजिए। आप बीच में बोल के आप असली नेता और नकली नेता हो तो बीजेपी वाले चुनेंगे कि आप चुनेंगे? नहीं, वो जो मुझे किसी के सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम लोग बंगाल के 10.5 करोड़ जो बंगाली आज शर्मिंदा हैं, इन नेताओं के चलते सैकड़ों करोड़ जो घटक के बैठे हुए हैं, जो दीदी सत्यता की प्रतिमूर्ति हैं, उनके दाएं 5.5 करोड़, बाएं 3.5 करोड़ लूट करके बैठे हुए हैं। ऐसे नेता, ऐसे मुख्यमंत्री 1.5 साल पहले लोगों ने इस सरकार को चुना था, आज सरकार गर्त में जा रहा है भ्रष्टाचार का। ये सबसे पीड़ा है बंगाल के लिए। ना बंगाल का कभी कोई देखा है ऐसा कल्चर, ना ऐसा कोई नेता देखा है। इसीलिए हम रास्ता में उतरे हैं और आगे भी उतरेंगे। दिलीप घोष जी, 2021 में जब आप लोग कैंपेन कर रहे थे, कितने 5 स्टार होटल कितने महीने से आप लोगों ने बुक किया था और कितने पैसे खर्च किए थे? ओबेरॉय ग्रैंड, JW मैरियट, वेस्टिन होटल, हिंदुस्तान इंटरनेशनल, उसका हिसाब दिलीप घोष जी आरोप लगा रही है तृणमूल कांग्रेस के आपके पास लोग नहीं थे, आपके नेता प्रतिपक्ष वहां से प्रदर्शन छोड़कर चले गए थे। टीएमसी भेजा था। आज जो हजारों लोग आए वो टीएमसी के लोग थे क्या? अब पूछिए टीएमसी के पास कौन आता है? उनके पास बिरयानी पैकेट लेने के लोग आते हैं। 100 नरेगा के जो काम करने वाले और पुलिस 1.5 लाख, इनको छोड़ के उनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है और सब लुटेरे सिंडिकेट बाज हैं। इनसे बात करने के लिए मैं नहीं बैठा हूं, मेरे पास फालतू समय नहीं है। पूछना था आप पूछिए, नहीं तो राम राम। दिलीप घोष जी क्यों भाग रहे हैं? अभी आप क्यों भाग रहे हैं? दिलीप घोष जी, अरे छोड़ो यार, चोरों की राजा है, चोरों की आपका गुस्ती चोर है, आपसे क्या बात करूं? डाकू है सब। अच्छा, आपका अभियान तो सक्सेसफुल हो गया। बंगाल के सबसे बड़े चोर शुभेंदु पकड़ा गया आज। 52 करोड़ सब डाकू है, आपसे बात करने में शर्म आता है। नहीं, आप रिजू दत्ता, आपसे सवाल पूछ रही हूँ, 52 करोड़ कैसे मिल रहे हैं, 17 करोड़ कैसे मिल रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े ढेरों में, उस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप बीजेपी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं दिलीप घोष जी मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। ममता बनर्जी जब दिल्ली आती है तो कहती है मोदी हिटलर है, आज हिटलर कौन है? देखिए, कल जब हम लोग, हमारे कार्यकर्ता दूर 600 किलोमीटर दूर गांव से रवाना हो रहे थे, हम लोग किराए में ट्रेन लिए थे। इनको पूछिए, 2 सप्ताह पहले इनका युवा कार्यकर्ताओं का एक यहाँ रैली था के सामने, इन्होंने लोगों को पीट के ट्रेन से उतार दिया, लोकल ट्रेन में चढ़ के आए और हम किराए देके रेलवे से ट्रेन बुक किया था। उसमें चढ़ने हमारे कार्यकर्ता आए तो पुलिस डंडा मार के स्टेशन से निकाल दिया, रस्सी से घेर के रखा था, लोगों को चढ़ने नहीं दिया। हर स्टेशन में जाती थी। कौन सा अधिकार है रेलवे के इलाका में जाके दादागिरी करने का पुलिस वालों को? क्यों डरते हैं इतना सच्चाई से, लोकतांत्रिक आंदोलन से? सवाल एक और है, सवाल दिलीप घोष जी एक और है, सवाल ये है कि बीजेपी अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करती है बंगाल जैसे राज्य, जहां दिल्ली में जो विपक्षी पार्टियां उनके जो गवर्न राज्य हैं वहां पर एजेंसीज का इस्तेमाल करती है उनको दबाने के लिए। इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो बीजेपी का कोई एजेंसी नहीं है, सारे एजेंसी देश का है और कोर्ट संचालित कर रही थी। उनको पूछिए, जिस इंक्वायरी में ये सारा पैसा आ रहा है करोड़ों का, किसने ऑर्डर दिया है? ये कोर्ट ने दिया। 5 सीबीआई का ऑर्डर आया अभी, और इन्होंने जिस जज ने ऑर्डर दिया उसका कमरे के सामने प्रदर्शन किया। इनके लॉयर्स लोग, काले कोट पहनकर डाकू लोग वहां उनको धमकी दे रहे थे और उनको पब्लिकली बोलना पड़ा कि मेरे कानपट्टी में बंदूक लगा लो फिर भी हम जजमेंट देंगे, सच्चाई से दूर नहीं जाएंगे। ये स्थिति है जुडिशियरी की, यहाँ हिम्मत है किसी को बोलने की। और उसी आदेश के कारण आज सीबीआई इंक्वायरी हो रही है और ये सारा डॉक्यूमेंट, ये सारा पैसा बाहर आ रही है। तो क्या कोर्ट से लड़ेंगे? कोर्ट को भी नहीं मानेंगे। इसमें बीजेपी सरकार कहां से आ गया, पार्टी कहां से आ गया? कोर्ट के सामने सबको जाना पड़ेगा, जेल का हवा खाना पड़ेगा। अरे दिलीप दा, जब आप अध्यक्ष थे तो आपने ही दिखाया था शुभेंदु नारोदा में पैसा ले रहा था, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? वो भी नारोदा सारोदा में ईडी सीबीआई। आप कोर्ट में जाइए ना, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो कोर्ट में गए ना,
हमारा कोर्ट पर भरोसा है, आप तो भगवान पर भी भरोसा सारे नहीं है। चोर आप आपके घर पे रखेंगे और तृणमूल के ऊपर अरे तो आप कोर्ट में जाइए ना रीजू दत्ता जी, सवाल ये है, अवनीश अवस्थी जी भी आपसे सवाल पूछ। रिजू जी जब ये रिजू जी आपसे एक सवाल ये है, जब दिलीप घोष शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगा रहे थे, तब ममता बनर्जी और आपकी पार्टी शुभेंदु अधिकारी के बारे में क्या कह रही थी? अरे वैसा, अरे नहीं आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। तब आप सर्टिफिकेट दे रहे थे शुभेंदु अधिकारी बहुत ईमानदार है, तब आप ये कह रहे थे शुभेंदु अधिकारी पूरी तरह ईमानदार है। कैबिनेट में आप खुद कह रहे थे, ममता बनर्जी खुद खड़ी हुई थी कि ये बिल्कुल ईमानदार आदमी है। लेकिन जनता क्या चाहती है, पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक के ढेर सारे सवाल आ रहे हैं। रीजू दत्ता जी आप भी हैं, दिलीप घोष जी आप भी हैं हमारे साथ, और शिशिर बजोरिया जी भी हैं। भदोही यूपी से संजय का सवाल है कि ईडी सीबीआई भ्रष्टाचारियों और अपराधियों पर कार्रवाई करे तो विपक्ष हंगामा मचा देता है, और बंगाल पुलिस जब कार्यकर्ताओं को इतनी बेरहमी से पीटती है तो सब खामोश क्यों हो जाते हैं? ये कैसी राजनीति है? जवाब दीजिए रीजू दत्ता जी, पहले आप और फिर कपिल मदान से भी पूछूंगी। मैं एकदम सीधा सवाल करता हूं। लास्ट 2 हफ्ते से दिलीप दा और उनका पूरा टीम पूरे पश्चिम बंगाल में इस रैली का प्रचार कर रहे थे। उन्हें किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं पीटा, कुछ नहीं हुआ। आज जब उनका रैली विफल हो गया तो वो दंगाई लेके अगर पुलिस के ऊपर पथराव करेंगे, पुलिस की गाड़ी जलाएगी, सरकारी संपत्ति नष्ट करेगी, तो पुलिस उनको दौड़ाएगी, डंडे मारेगी और जेल में डालेगी। और मैं तो बंगाल के मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि दंगाइयों के घर में अभी बुलडोजर चलनी चाहिए बंगाल। मैं बिल्कुल मानूंगी इस बात से, लेकिन कपिल मदान जी आपसे सवाल पूछना चाहती हूं। ये जो तस्वीरें सुबह से आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आपको क्या लग रहा है? ये दंगाई है या ये प्रदर्शनकारी हैं जिनके ऊपर पुलिस लाठी बरसा रही है और पानी बरसा रही है? देखिए नाविका जी, पहली चीज, मैं जब तक पूरी वीडियो मुझे नहीं मिलेगा मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। तो लेकिन मैं इतनी बात, आप सुबह से ना सोशल मीडिया देख रहे हैं ना टीवी स्क्रीन देख रहे हैं। मैं इतनी बात के बारे में इनको जानकारी मिल गई, मैं इतनी, हाँ वो बिना देखे जानकारी के बारे में जानकारी, मैं इतनी बात जरूर बोलूंगा कि किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर राजनीतिक हिंसा की कोई भी जगह नहीं है। तो आज पदयात्रा में इसका मेंशन क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर मोदी जी की सरकार इस तरह की करती है कोई काम, या किसी राज्य सरकार में भी होता है, तो आप लोग झंडा उठा लेते हैं। आज आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। नाविका जी, मैं एक दोहरा मापदंड जो बीजेपी का है, पहले मैं वो जरूर दिखाना चाहूंगा। अभी एक महंगाई पे दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, सारे नेताओं को नजरबंद कर दिया, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर बैरिकेड कर दिए, लोगों को ना अंदर आने दिया ना अंदर बाहर जाने दिया, सारे सीनियर लीडर्स को अरेस्ट कर करके डिफरेंट थानों के अंदर बंद कर दिया, पूरा दिन उनको वहां रखा और रात को डिटेन करा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई हिंसा नहीं हो रही। मैं आपको बता देती हूं कि अगर आप जो एरिया है जहां पर करना चाहिए ये रैली, जो रामलीला मैदान है, वहां पर आपने 4 सितंबर को की, किसी ने आपको नहीं रोका। लेकिन आप सड़कों पर आना चाहते हैं, पार्लियामेंट घेरना चाहते हैं, तो वहां तो आम आदमी भी आएगा जाएगा कि नहीं, कि सारे दफ्तर भी बंद कर दिए जाएंगे। अर्चना श्रीवास्तव आंध्र प्रदेश से पूछ रही है सवाल। तृणमूल कांग्रेस के अनुसार यदि बीजेपी का प्रदर्शन फ्लॉप शो था तो इतनी पुलिस लगाने और लाठीचार्ज करने की जरूरत ही क्या थी? इतने लोगों की गिरफ्तारी की जरूरत क्यों पड़ी? रीजू दत्ता जी, अर्चना जी को जवाब दीजिए। बिल्कुल सही बात उन्होंने पूछा, क्योंकि बंगाल में जहां पर बीजेपी का जमीनी तौर पे कोई जगह नहीं है, वहां उनका सिर्फ एक ही यूएसपी है और वो है न्यूसेंस वैल्यू। उनका काम है दंगे भड़काना, पत्थर फेंकना और सरकारी संपत्ति और लोगों की संपत्ति नष्ट करना। इसीलिए पुलिस है ताकि कानून व्यवस्था सही रहे। और नाविका जी, अगर पार्लियामेंट घेरना गलत है तो सेक्रेटेरिएट घेरना भी गलत है। बिल्कुल, रोकिए सेक्रेटेरिएट घेरने से, पर लाठियों से मारने की जरूरत है या नहीं? बजोरिया जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले टीवी के पर्दों में देखा गया दृश्य आज का मैं इतिहास में नहीं जाता हूं नाविका जी, कि पुलिस अपने वर्दी पहन के पथराव कर रहा है, पुलिस वर्दी पहन के पथराव कर रहा है। ये जो बोलते हैं फ्लॉप शो बार बार, अरे एक मिनट रीजू बाबू, मैं चुप बैठा था, रीजू बाबू थोड़ा सा धैर्य।
400 के लगभग हमारे कार्यकर्ता अभी चिकित्सा करा रहे हैं, 400 के करीब। ये तो फ्लॉप शो है इनका ये। अच्छा, और सबसे बड़ा चीज जो आपने एकदम शुरुआत में जो प्रश्न पूछा, आप तो वो वीडियो भी दिखाए, फुटेज दिखाए, खेला होबे वाला, एमोन खेला होबे, बापे नाम भूलिए देवो। ये देखिए, पिछले बार जब बोली खेला होबे तो 53 हमारे कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए गए 45 दिन में। अभी बोलती है 24 में, 2024 में होगा। और ये तो बोली है। आप टीवी देख लो रिजू बाबू, आप इसको देख लो। और दूसरा है, जो ये करीबी पे जांच जब होता है, सबसे बड़ा इन्होंने वार्ता दिया जब अनुव्रत मंडल भीतर था, जो उनका सबसे करीबी है। मंत्री गया, कोई बात नहीं, मंत्री को तो ये निकाल भी देंगी। अनुव्रत मंडल को क्या बोली, जब वो छूट के आएगा तो उसको भव्य स्वागत करना, क्योंकि छूटेगा तो पक्का। मैं देख ली हूं उसके कानून उसको कुछ नहीं कर सकता। एक जेल में जो है विचाराधीन है, बोलती उसका भव्य स्वागत करना। मैं सुहेल सेठ जी, सवाल ये उठता है कि इस देश में कोई प्रोप्राइटी, कोई मोरालिटी रह गई है? कोई जेल में है वो रिजाइन नहीं करता, ये तमाम स्टेट्स में देखा जा रहा है। कोई मंत्री जेल जाता है तो ये कहा जाता है वो छूट कर आ जाएगा, हम भव्य स्वागत करेंगे। और ये जो ढेरों रुपए निकलते हैं, जिस राज्य में, जिस देश में भूखे पेट गरीब सो रहा है, वहां करप्शन पर कोई बात ना हो, कोई चर्चा ना हो, क्या ये किसी के गले उतरता है? और यही सवाल पूछ रही है जबलपुर से अजीत पुरोहित का सवाल है। और सुहेल सेठ जी, मैं आपको चाहती हूं कि आप इस सवाल को सुनिए। जब बंगाल से विरोध की आवाज आती है, तब ममता सरकार संविधान के उलट काम करती नजर आती हैं। ये क्यों ना माना जाए कि ममता सरकार इसकी आदी हो चुकी है। और पंकज रांची से पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि ममता जी से बंगाल तो संभाला नहीं जाता, लेकिन आज जो हुआ है ये सपना देख रही है पूरे हिंदुस्तान को संभालने का। क्या ये 2024 की लड़ाई की शुरुआत है, इसलिए दोनों तरफ तलवारें खींची हुई हैं? सुहेल सेठ जी, मैं समझता हूं कि जैसे आपने सही कहा, ये जो कलकत्ते या बंगाल में जो हो रहा है, इसकी कानूनी व्यवस्था के द्वारा कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि लोग पिस रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग को लाठियां पड़ रही हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये रिजू भी मानेगा, मेरा दोस्त रिजू, कि लाठियों से डेमोक्रेसी नहीं चलती, कि आप प्रोटेस्ट को कर्ब नहीं कर सकते। नंबर 3, लोगों ने कहा एजेंसीज के बारे में। भाई, एजेंसी जब उनके घर गई, उनको तो अंडे नहीं मिले ना, उनको तो पैसे ही मिले। ये पैसे कहीं ना कहीं से तो आए हैं। तो इसका आप एक्सेप्ट करिए कि करप्शन है, और उसके द्वारा करप्शन एक्सेप्ट करने के बाद आप कोई स्टेप्स लीजिए। ये बोलना कि भाई ईडी सीबीआई का मिसयूज हो रहा है, हाँ अगर हो रहा है तो ठीक है, उसकी वजह से अगर करप्शन आइडेंटिफाई होती है, करप्शन रुकती है, उसमें क्या खराबी है? आप भी यूज करिए अपना स्टेट सीआईडी, आप यूज करते हैं, हर स्टेट यूज करता है। मेरा सिर्फ यही कहना है रिजू, ये बंगाल हमारा बंगाल नहीं रहा। ये बंगाल नहीं था पहले, वो बंगाल टैगोर का बंगाल था, वो बंगाल औरंगजेब का बंगाल था। आप लोग जो इस बंगाल को कर रहे हैं, उसको आप लोग नष्ट कर रहे हैं, मत करिए। रिजू जी, अब आपको सुनाई नहीं दे रहा? सुनाई दिया रिजू जी? शायद उनकी फोन की लाइन कट गई है, फोन दोबारा डायल करते हैं उनके साथ, लेकिन अक्सर हो जाता है। हाँ, जब टैगोर का बंगाल बोले तो शायद सुनाई नहीं देता। डायरेक्टर से कहूंगी रिजू जी का लाइन दोबारा से डायल करें। पर अवनीजेश अवस्थी जी, मुद्दा यह है कि पैसे पकड़े जाते हैं, और सुहेल सेठ ने सही मुद्दा उठाया है। वहां जब एजेंसीज गई तो वहां अंडे नहीं मिले, सब्जी नहीं मिली, वहां नोट ही मिले, और नोट इतने ढेर सारे कि मैंने तो कम से कम इतने सारे नोट इकट्ठे कभी नहीं देखे। आपने देखे? मैं नाविका जी कहता हूं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब कहीं 50 करोड़, 52 करोड़, 58 करोड़, 17.5 करोड़, 17 करोड़ 32 लाख सब आ रहे हैं ना, सब सरकारी खजाने में जा रहे हैं। नाविका जी, महत्वपूर्ण बात यह है, किसी उद्योगपति के घर से टैक्स चुराने के लिए जमा किए गए पैसे नहीं है। ये एक लोक सेवक के, मंत्री के, जो चुनाव लड़के आता है। इसके बारे में क्या कहेंगे रिजू दादा? रिजू दा क्या कहेंगे उस मंत्री के बारे में? उस सरकार को हक है, उस सरकार को हक है। एक नाविका जी, सवाल आपने मुझसे पूछा है, पहले दिन आपको मालूम है टीएमसी के प्रवक्ता ने क्या कहा था? कहा था कि ये जेब में भर के नोट ले आए जी,
ये जेब में भर के नोट ले आए थे ईडी वाले और पार्थ चटर्जी के घर पे रख दिए और ट्रकों में भर के ले जाने पड़े। अब जो जिस पार्टी के प्रवक्ता ऐसे बयान देते हो, सुहेल जी अब उसके बारे में क्या कहें आप ये बताइए। बिल्कुल, आप कोई जवाब देंगे रिजू दत्ता जी? जब पोस्ट पोल वायलेंस की बात होती है तो कोई जवाब नहीं होता, कोर्ट को घुसना पड़ता है, सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन देनी पड़ती है। उसके बाद जब रुपए पैसे पकड़े जाते हैं मंत्रियों के करीबियों के घरों से तो कोई आप जवाब नहीं देते हैं, आप कहते हैं खेला होबे। आप लोग राजनीतिक खेला जितना करना है करिए, आपका काम है, बीजेपी का काम है। आप जनता को, पब्लिक को क्या जवाब देंगे? पब्लिक को जवाब क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे? ये पैसे किस काम के लिए? मैं बता रहा हूं आपसे बता रहा हूं। पहला तो केंद्रीय संस्थाएं सिर्फ विपक्ष के ऊपर ही लागू है, ये तो देश को पता है। दूसरी बात, आपने तो हमारे सुहेल सेठ जी ने सवाल उठाया था कि जब एजेंसी वहां गई थी, चाहे विपक्ष की थी, चाहे आपके साथ बुरा कर रही है मोदी सरकार, लेकिन वहां अंडे नहीं मिले, वहां पैसे मिले। कैसे मिले? जवाब दूं? हाँ, जवाब दीजिए। हाँ, जवाब देता हूं। कुछ साल पहले हमारे आज के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय जी को भी अरेस्ट किया था सीबीआई ने, 2 महीने उनको रखा था। मदन मित्रा को 2.5 साल रखा था। उसके बाद केस खत्म नहीं हुआ, वो बेल पे है, बट वो आज हमारे लोकसभा के लीडर हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, और मदन मित्रा केंद्रीय इलेक्शन कमीशन से पास होकर आज विधायक हैं। आप काइंडली हाथ जोड़ के ना, मतलब 52 करोड़ भी 52 करोड़ जो मिला है वो गलत मिला है। 17 साल में 5400 केस। नहीं, 52 करोड़ जो मिला उसका क्या जवाब है? 52 करोड़ जो मिला उसका क्या जवाब है? अरे पढ़ाई लिखाई करके 52 करोड़, पढ़ाई लिखाई 52 करोड़ तो कोर्ट में 52 करोड़ कितने फ्लैट, कितनी बेनामी संपत्ति, कहाँ फ्लैट है, कितनी ज्वेलरी, एक मंत्री के घर से, एक मंत्री के घर से जो कहता मैं आपकी सेवा करने आया हूँ जी, आपके मंत्री के घर से, मंत्री के घर से नहीं पकड़ा गया है। हाँ, ये देख लो भैया बंगाल की जनता। मंत्री के करीबी है, उनके साथ मंत्री के अकाउंट्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस के उनके जॉइंट पॉलिसीज हैं। अब रिजू दत्ता जी मत खुलवाइए मुंह, और डिटेल बता दूंगी, क्योंकि अब तक की जो फाइल आई है, अब तक की जो फाइल आई है वो रट चुकी है हमको। कितने पैसे, कितने कड़े। मैं बताऊं एक कड़ा, सोने का कड़ा 500 ग्राम का, मेरे भाई 10 ग्राम खरीदने में, लड़की को, बेटी को ब्याह में देने में गरीब आदमी के पसीना निकल जाता है, खून बह जाता है। वहां 500 ग्राम के कड़े थे, बिस्किट पड़े हुए थे, और ये ढेरों नोटों के बंडल 2-2 हजार के। और एजुकेशन में, टीचर भर्ती में, आप टीचरों को भर्ती करिए लोगों को पढ़ाने के लिए, उसके लिए उस केस में अगर पैसे मिले तो सवाल तो पूछा जाएगा। लेकिन पब्लिक के सवाल आ रहे हैं, पब्लिक के सवाल हैं। धर्मेंद्र पूछ रहे हैं लखनऊ से, शशि शेखर पूछ रहे हैं दिल्ली से। आइए सुनते हैं पब्लिक के ये सवाल। मेरा एक सवाल है, ममता बनर्जी कहती है कि 2024 में देश में खेला होबे, कहीं वो बंगाल में बीजेपी का खेला होने से तो नहीं डरती हैं? आपके चैनल के माध्यम से मेरा सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में तो दोनों तरफ से राजनीतिक हिंसा हो रही है, फिर ये बीजेपी अपना विक्टिम कार्ड क्यों खेलती है? चलिए, पहला सवाल रिजू दत्ता जी आपसे, एक सवाल जो धर्मेंद्र जी ने लखनऊ से पूछा, और एक व्यूअर का सवाल और आया है जो कह रहे हैं कि अगर बंगाल नहीं समझ रहा, अनिल धवन है दिल्ली से जो पूछ रहे हैं कि देश के लोगों को ये नहीं लगेगा बंगाल में ये हिंसक प्रदर्शन देख करके ममता दीदी एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं तो बंगाल का ये हाल है, अगर पीएम बन गई तो देश का क्या हाल होगा? सवालों के जवाब। एकदम बिल्कुल। देखिए, अगर ममता बनर्जी कभी भी ऊपर वाले के आशीर्वाद से अगर पीएम बनती है तो कम से कम डीजल पेट्रोल 100 के नीचे होगा, गैस 1000 के नीचे होगा, और बेरोजगारी नहीं होगी, क्योंकि कलकत्ता में 2 दिन पहले 11,000 नौकरी हुआ। ठीक है। दूसरा सवाल, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी क्या 24 का पर आपके हाथ में तो वहां पर
आपके हाथ में तो वहां स्टेट टैक्सेस काटने का जिम्मेदारी है, थोड़ा ही सस्ता कर दीजिए, पूरे 100 रुपए बाद में माफ कर दीजिएगा, अभी तो थोड़ा ही कम कर दीजिए। नाविका जी, रिटेल इन्फ्लेशन भी कि हमारे हाथ में जो नहीं, आप रिटेल इन्फ्लेशन छोड़ दीजिए, उसके लिए जनता मोदी जी से सवाल पूछेगी। आप कम से कम स्टेट टैक्स तो काट दीजिए। हमने स्टेट टैक्स जितने काटने थे किए, हम नौकरी भी दे रहे हैं, हम यहाँ पर इंडस्ट्री भी आ रहा है। आप देश का बात कीजिए ना, छोड़िए नाविका जी। दूसरा सवाल खेला होने वाला सवाल, मैं आपको बता दूं 2024 में खेला होगा, बहुत अच्छा खेला होगा, क्योंकि खेलना हमें आता है और जीतना भी हमें आता है। आपने 19 में भी देखा, आपने 21 में भी देखा। अब की बार 200 पार। अभी देश का सबसे बड़ा पप्पू दिख भी नहीं रहा है बंगाल में। क्या हुआ? मंगल पांडे नहीं आए आज के अभियान में? क्या हुआ? सुनील बंसल जी नहीं आए आज के अभियान में? क्या हुआ? आशा लकड़ा जी आज नहीं आए अभियान में? क्या हो गया? क्यों नहीं आए? ये तो अभी 2 दिन पहले प्रभारी बने ना बंगाल के। सब ये सब बजोरिया जी जवाब दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है, रिजू बाबू को पता नहीं, ये एक कोई पाड़े का क्लब नहीं है, ये अखिल भारतीय पार्टी है। हमारे जो प्रभारी आते हैं वो दिल्ली से आते हैं पार्टी का निरीक्षण करने, देखने। वो पार्टी के यहाँ के लोकल कार्यकर्ता नहीं है। रिजू जी पहले ये समझ लो। एक मिनट रिजू जी, जरा धैर्य, रिजू जी धैर्य रखो मेरे भाई। अच्छा, जो ये आप बोल रहे हो 2024, देखिए अपने देश का भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत सुरक्षित है। कि दीदी कभी भी इस देश में बंगाल के आगे तो पहुंचेगी नहीं, और अगले चुनाव में बंगाल में आपके हाथ में बंगाल भी नहीं रहेगा। ये लिखित ले लीजिए नाविका जी, आप उसके बाद हमको बुला लीजिएगा। लेकिन पब्लिक सवाल पूछ रही है और शशि शेखर दिल्ली से आपसे पूछ रहे हैं, बजोरिया जी आप विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं? बिल्कुल नहीं खेल रहा हूं जी, विक्टिम कार्ड बिल्कुल नहीं खेल रहा हूं। ये हमसे डर गए, क्योंकि पहले बात यदि आप चुनाव देखें, 3 सीट से कौन सा पार्टी एक छलांग में 77 सीट में गया है, कौन सा गया है? ये डर गए, इसीलिए 53 हमारे कार्यकर्ता को मौत की घाट उतारे। और आज जो हुआ है, इससे ये हिल गए हैं, हम विक्टिम कार्ड बिल्कुल नहीं खेलते हैं। सुहेल सेठ जी, सवाल मेरा आपसे है, कौन हिला और कौन खेला कर रहा है? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक खेला है या इसमें पब्लिक के सवालों का कोई जवाब आपको मिल रहा है? सुहेल सेठ जी, मेरी आवाज आ रही है? वो भी शायद मेरा जवाब सुन के म्यूट हो गए, शायद फ्रीज हो गया है। अवनीजेश जी आपसे। नाविका जी, बड़ी साफ सी बात है, वहां पर वहां की हाई कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, जिस प्रदेश में नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कहा हो, जब कोई लॉकडाउन नहीं था, ऑनलाइन नॉमिनेशन हो जाओ, वहाँ अगर लोकतंत्र है, इस देश के विपक्ष को, तमाम विपक्ष को अगर वहाँ लोकतंत्र नज़र आता है, तो मुझे समझ में आती है बात कि पूरे देश में जो लोकतंत्र संविधान बचाने की बात करते हैं उनका क्या हाल है। हाई कोर्ट की टिप्पणी सुन लो रिजू, हाई कोर्ट को जवाब देना, जो हाई कोर्ट की टिप्पणी है ना। और बंगाल की जनता ने जैसे वाम शासन को उखाड़ा था ना, किसी को अंदाजा नहीं था। चलिए आज टाइम आपको देख लीजिए ना, तय मानो, बिल्कुल तय मानो, ये बिल्कुल तय मानो, बिल्कुल तय मानो, तय है, ये तय है, बिल्कुल साफ है। 2030 के शर्त सिर्फ सत्ता की एक होती है रिजू दत्ता जी, शर्त ये होती है कि पब्लिक की सेवा करनी होती है, पब्लिक चुनकर भेजती है। आप शर्तें लगा रहे हैं राजपाट की, वहां जनता का क्या हाल है सोच लीजिए रिजू दत्ता जी। अहंकार अच्छा नहीं, चाहे किसी राज्य का हो, चाहे किसी पार्टी का हो। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि इस देश में पब्लिक बॉस होती है, क्योंकि ये है लोकतंत्र। और लोकतंत्र को जनता का शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार होता है, लेकिन विरोध के इस अधिकार को अगर कुचलने की कोशिश की जाती है तो समझ लीजिए कि सत्ता को डर लगता है। आज ममता बनर्जी खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नेशनल ऑल्टरनेटिव के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बंगाल में लोकतंत्र का स्वस्थ चेहरा दिखा पाने में नाकाम रही हैं। बंगाल में चाहे राजनीतिक हिंसा हो या ममता के करीबियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच, ममता को लोकतंत्र के पैमानों पर खरा उतरना पड़ेगा, तभी वो देश के सामने अपना विश्वसनीय दावा पेश कर पाएंगी। यही है मेरा नजरिया। आप क्या समझते हैं? जरूर हमें लिखकर भेजिएगा,
क्योंकि आज सवाल पब्लिक के जो होते हैं वो ही तय करते हैं कौन रहेगा सत्ता में और कौन रहेगा विपक्ष में। क्योंकि खेला हौबे, लेकिन खेला करेगी जनता, क्योंकि जनता है सबसे ऊपर। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार। फिर मिलूंगी कल। जरूर 8 बजे ट्यून करिएगा टाइम्स नाउ नवभारत, उस शो पे जिसका नाम है सवाल पब्लिक का।